स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। जिस तरह से हम लोग लास्ट यूपीएसआई के लिए रिवीजन की क्लास कर रहे थे, तो उसी कड़ी में आज हम सर्वनाम के बारे में करने वाले हैं। यानी हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, हमने संज्ञा और कारक के बारे में जाना था और उसकी शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम को, कि सर्वनाम की शॉर्ट ट्रिक में आप कैसे ये 10-5 मिनट के अंदर आप सर्वनाम को कैसे याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। हम बात करते हैं सर्वनाम की। सर्वनाम हमारा क्या होता है? तो जब हम सर्वनाम की बात करते हैं तो हमें पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? वो सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम कैसे प्रयोग होते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे हमारा ये वाक्य लिखा है, राम एक अच्छा छात्र है क्योंकि राम हर रोज स्कूल जाता है। ये एक ही वाक्य है। तो आपको पता है कि जो हमारी संज्ञा होती है वो किसी वाक्य में एक बार प्रयोग होती है, यानी शुरुआत में प्रयोग होती है, और उसके बाद यदि उस संज्ञा का प्रयोग दोबारा होता है तो उस संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर दिया है कि राम एक अच्छा छात्र है, और राम के बारे में ही हम आगे कुछ कहने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जहाँ दोबारा राम का प्रयोग हुआ है, हम इस संज्ञा का प्रयोग यहाँ नहीं करते हैं। हम इसकी जगह जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमारा क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। यानी हम यहाँ पर वह का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य हमारा क्या होगा? राम एक अच्छा छात्र है क्योंकि वह हर रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पर हमने इस संज्ञा के स्थान पर जो इसका प्रयोग किया, यही हमारा क्या है? सर्वनाम है। और इसीलिए हम यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम अगर देखा जाए तो एक ही चीज होती है, लेकिन एक चीज होते हुए भी ये अलग है, क्योंकि संज्ञा अपने आप में किसी का नाम है और सर्वनाम उस संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है। ठीक है, तो दोनों एक चीज होते हुए दोनों में अंतर होता है। अब हम बात करते हैं सर्वनाम की, कि सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो जब हम इनके उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं, अगर हम सर्वनाम की उत्पत्ति के आधार पर इनको देखते हैं तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। हमें सर्वनाम के प्रकार यानी जो हम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार पढ़ते हैं, उनसे पहले हमें इनको जानना जरूरी होता है कि सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर, यानी हमें उत्पत्ति के आधार पर ये जानना जरूरी है कि सर्वनाम 2 प्रकार के हैं। मौलिक मतलब मूल, हम कह सकते हैं सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है। ये सर्वनाम कुल कितने होते हैं? आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि सर्वनाम की कुल संख्या कितनी होती है, तो आपको लिखना होगा 11। लेकिन आप कहेंगे कि मैम सर्वनाम तो 11 से ज़्यादा होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आपसे कुल सर्वनाम की संख्या पूछी जाएगी तो आपको 11 लिखनी होती है। और ये 11 कौन कौन से होते हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो। ये 11 हमारे सर्वनाम होते हैं। इन्हीं सर्वनाम के जो यौगिक रूप होते हैं, यानी दूसरा जो आया है यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है? यौगिक सर्वनाम कौन से होते हैं? तो वे सर्वनाम जिन सर्वनाम पर कारक, काल, वचन या लिंग, इन चारों में से किसी का भी प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण उसमें जो परिवर्तन आ जाता है वो परिवर्तित रूप ही यौगिक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा, अगर हम इस मैं के साथ इसके अंदर कुछ प्रयोग करते हैं, मैं के साथ हमने ने लगाया, ने कारक चिन्ह, तो मैंने हो गया, को कारक चिन्ह लगाया तो मुझको हो गया, और इसी का अगर हमने बहुवचन बनाया तो हमको हो गया या हमें हो गया। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता है हमारे सर्वनाम के अंदर वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आपको बात समझ में आ गई कि मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम दोनों क्या होते हैं। इनके बारे में डिटेल पढ़ना है तो मैंने आपको डिटेल में क्लास में बताया ही है, तो वो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलो फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद की बात करते हैं तो ये 6 प्रकार के होते हैं।
आपकी परीक्षा में अगर केवल इस तरह से आए कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऐसे ही दिया है तो आपको हमेशा आंसर क्या देना है, 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें आपको फिर ये नहीं देखना कि पहले मैंने आपको बताया कि मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम 2 हो गए, तो वो नहीं। अगर वो पूछे उत्पत्ति के आधार पर तो आपको 2 बताना है। अगर सिंपल पूछे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो 6 बताना है, या आपसे पूछे कि व्याकरण या प्रयोग के आधार पर सर्वनाम कितने होते हैं तो 6 आंसर देना है। अब ये 6 मिनट का काम है, 6 मिनट नहीं 6 सेकंड का काम है आपको इसको जानना। आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो 6 प्रकार हैं, हमने जो 11 सर्वनाम पढ़े हैं उन्हीं में से ये बंटते हैं। यानी जब हम इनको अलग अलग निकाल के रखेंगे कि कौन सा सर्वनाम किस में आएगा, तो उन्हीं 11 में से हम बांटते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम की। तो याद रखिएगा, हमारी हिंदी का हर पॉइंट जो है, जितने भी उसके पहले हेडिंग होती है, उसी हेडिंग से उसकी परिभाषा बनती है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा बहुत सिंपल सी है, जो सर्वनाम अपने पीछे किसी पुरुष मतलब, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पुरुष का मतलब यहाँ पर प्राणी से है। यह आपको शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, आपको याद रखना है। पुरुष का मतलब किसी प्राणी से। जिस सर्वनाम के पीछे आपको किसी प्राणी का होना पता चले, आपको लगे कि इस सर्वनाम के बदले में ना कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई जीव जंतु भी हो सकता है, यानी कोई प्राणी है, तो वे सारे सर्वनाम हमारे पुरुषवाचक के अंदर आते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे कुल 5 आते हैं। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह। ठीक है, ये 5 हमारे आ जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर। ठीक, तो आप इसे पहचान सकते हैं। दूसरा आता है हमारा निजवाचक। निजवाचक, ये जो निज है, इस निज का मतलब होता है अपना, या कहें अपना ना कहकर हम इसे स्वयं भी कह सकते हैं। यानी अपना ना कहकर हम क्या कह सकते हैं, स्वयं। जिस शब्द का अर्थ स्वयं से लगेगा वो हमारा क्या होता है, निज कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अंदर जो हमारा सर्वनाम होता है वो क्या होता है, वो आप होता है, आप। यानी ये सर्वनाम हमारा आ जाता है आप। ये वो आप होता है जिसका अर्थ स्वयं से लगाया जाए, जिसका अर्थ किससे लगाया जाए, खुद से लगाया जाए। ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, यौगिक रूप हो जाएगा, जिसका अर्थ स्वतः से लगाया जाए, स्वतः। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये शब्द भी हो सकते हैं या इनकी जगह आप शब्द का अर्थ इसमें ध्यान देना है। निजवाचक यानी जो स्वयं के लिए बताता हो। तीसरे नंबर पर हमारा आता है निश्चयवाचक। अब आप निश्चयवाचक को कैसे समझ सकते हैं, वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा को निश्चित करता है। ठीक है, तो यानी जो सर्वनाम किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आएगा वो क्या कहलाएगा, निश्चयवाचक। और इसके अंतर्गत हमारा यह और वह आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, यह और वह आएगा। इसके यौगिक रूप हो सकते हैं। चौथे नंबर पर आता है अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक आपका क्या है, अब जैसे आपने देखा कि किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आ रहा है तो निश्चयवाचक, तो अनिश्चय तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जो किसी संज्ञा को निश्चित न करता हो या पूरी तरह से न बताता हो, अनिश्चित रहता हो कि भाई क्या हो सकता है, मतलब सस्पेंस जिसमें रहता हो, तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। और इसके अंदर हमारे सर्वनाम होते हैं कोई और कुछ। ये हमको हिंट तो देता है किसी चीज के बारे में, लेकिन पूरी तरह से ठीक से नहीं बताता। इसके बाद हमारा आता है 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब इसको तो आप आसानी से पहचानेंगे, जो सर्वनाम प्रश्न करता है, या हम कह सकते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और इसके अंदर हमारा आता है शब्द जो हमारा दिया है क्या और कौन। ठीक है, और इनके यौगिक रूप जो भी होंगे। इसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है, वह सर्वनाम जो किसी एक पद का दूसरे पद से संबंध दिखाता हो। इसके अंदर हमारे आते हैं जो और सो। ध्यान रखिएगा, इस सो को आजकल हम वो के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर हमारे ये आ जाएंगे। तो बस ये है हमारा सर्वनाम पूरा, और आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है हमारा
मैं एक बार फिर से रिवीजन आपको करवाती हूँ। इसमें 6 प्रकार हैं, 6 सेकंड हैं आपके पास समझने के लिए। सर्वनाम को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम के पीछे किसी प्राणी का होना बोध हो, और ये वाक्य में आपको मैं, तू, आप, यह, वह इनके अंतर्गत मिलेगा। दूसरे में बात करें निजवाचक सर्वनाम, तो ये हमारा हो गया जो स्वयं को बताता हो, यानी वह सर्वनाम जिस शब्द का अर्थ स्वयं से हो, खुद से हो, वो हमारा निजवाचक में आ जाएगा। इसकी परिभाषा कैसे होती है? परिभाषा कहती है कि जब कर्ता कारक जिस शब्द का प्रयोग या जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे हम निजवाचक कहते हैं। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि वाक्य के अंदर आपको क्या करना है, उस शब्द को खोजना है जिसका अर्थ खुद स्वयं से हो। ठीक, तो ये अक्सर आपको आप या अपने आप इस रूप में मिलेगा, तो आप पहचान सकते हैं। उदाहरण भी आपको बताऊंगी। तीसरा पॉइंट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आता है निश्चयवाचक कहलाता है, और इसमें यह और वह और इनके यौगिक रूप, यह ध्यान रखिएगा, ये जितने भी 11 अलग अलग दिए हैं इनके यौगिक रूप इन्हीं के साथ आएंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी वो सर्वनाम जो बताता तो है लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताता, पूरी तरह से नहीं। उसमें क्या रहता है, भाव अनिश्चित रहता है कि कुछ तो है लेकिन वो क्या है वो हमें निश्चित रूप से नहीं पता, यानी अनिश्चित। इसके अंदर हमारे 2 सर्वनाम आते हैं, कोई और कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर वे शब्द जो हमारे प्रश्न को प्रश्न करते हैं, या कहें कि प्रश्नवाचक शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, आराम से। और संबंधवाचक सर्वनाम, यानी वे शब्द या वे सर्वनाम जो एक पद का दूसरे पद से संबंध बताते हैं, जिसके अंदर हमारा आता है जो, सो, और सो को हम वो के नाम से भी आजकल जानते हैं। तो इस जो के जितने भी यौगिक रूप होंगे, अब इसके यौगिक रूप कैसे बात उठती है देखो, आपको जानना है। तो जैसे जो से हमारा बनता है जिसका, जिसकी, जिसके, जिन्होंने, जिनका, ठीक है, जिस, इस तरह के जो शब्द हमारे होंगे वो सब क्या है, जो के रूप है। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये इतना हमारा सिंपल सरल है। अब आप कहेंगे, आपके दिमाग में 1-2 पॉइंट आ रहे होंगे कि मैम हमको एक बात बताइए, यहाँ पे डाउट आ रहा है, या ये कहें कि आप कहें कि मैम इतना सिंपल है तो सर्वनाम टफ क्यों हो जाता है। तो कई बार इसमें जो टफ होता है वो क्या पॉइंट है वो मैं आपको बता देती हूँ। टफ होता है हमारा इन 2 चीज़ों में कि एक तो पुरुषवाचक सर्वनाम में हमारे ये 5 दिए हैं, राइट, और फिर इसके बाद यह और वह हमारा किस में भी दिया है, निश्चयवाचक में। तो हमारा पहला डाउट यहाँ पे बनता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम कैसे पहचानेंगे कि कब तो यह पुरुषवाचक होगा और कब यह निश्चयवाचक। ठीक है, पहला डाउट, यानी पहला ट्विस्ट यहाँ पर है। दूसरा ट्विस्ट है, यहाँ पर आप दिया है और फिर निजवाचक में यहाँ पर आप दिया है। तो दूसरा जो डाउट आपके दिमाग में आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब हम उसको पुरुषवाचक में रखेंगे और कब हम उसको निजवाचक में रखेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम थोड़ा सा उदाहरण का प्रयोग करते हैं और समझते हैं, और आप भाव से ना बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में क्या आ सकता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। अब देखो, प्रश्नोत्तर को जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो प्रश्न आपके दिमाग में खुद बन जाना चाहिए कि एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक प्रश्न दिया कि वो इस तरह से कुछ प्रश्न करेगा, वाक्य लिखेगा और कहेगा कि रेखांकित शब्द में, यानी वो आपको क्या करेगा, शब्द को रेखांकित करेगा। जैसे हम यहाँ पर इस शब्द को रेखांकित कर लेते, वह शब्द को रेखांकित कर लिया और आप शब्द को हमने रेखांकित कर लिया। अब वो आपसे पूछेगा कि रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो आपको इस वाक्य के भाव से बताना होगा कि इसके अंदर कौन सा सर्वनाम है। पहला तो ये पॉइंट आ गया। फिर दूसरा, वो आपसे कह सकता है वाक्य देकर कि इस वाक्य के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इस तरह से हो जाएगा। तो अब आप कैसे जानेंगे कि इसके अंदर जो यहाँ पर वह और आप दिया है ये पुरुषवाचक है। तो वाक्य को पढ़िए। वाक्य कहता है वह आज स्कूल नहीं जाएगा। तो अब ये बताइए कि इस वह के पीछे आपको किसका बोध हो रहा है, स्कूल जाने वाला कौन है, कोई निर्जीव वस्तु है या कोई सजीव है।
तो आप देखेंगे कि ये जो वह शब्द है इसके पीछे किसी प्राणी का बोध हो रहा है। यानी स्कूल जाने वाला तो कोई प्राणी होगा ना, कोई व्यक्ति होगा, कोई लड़का होगा, कोई पुरुष होगा, है ना। तो हमें ये पता चल जाता है कि इस वह के पीछे क्या है, कोई प्राणी है। तो जैसे ही हमें ये पता चलता है कि इसके पीछे कोई प्राणी है तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा क्या है, पुरुषवाचक है। ठीक है, ये क्या है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा वाक्य देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा आप शब्द दिया है, आप यहाँ बैठिए मैं अभी आता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य के अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो आप देखेंगे कि एक तो शब्द यहाँ पर आप, ये भी हमारा पुरुषवाचक है, क्योंकि आप यहाँ बैठिए, यहाँ बैठने के लिए जो हम जिससे कह रहे हैं, जिसके लिए हमने आप शब्द का प्रयोग किया है, कोई पुरुष तो होगा ना, कोई प्राणी तो होगा ना, कि हम उसको बैठने के लिए बोल रहे हैं, कोई प्राणी है, तो इसके पीछे हमें किसी प्राणी का बोध हो रहा है, तो ये हमारा पुरुषवाचक हो जाएगा। और इसी वाक्य में एक और शब्द है मैं, स्वयं के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, कि मैं अभी आता हूं, तो इस मैं के पीछे भी तो मेरा स्वयं यानी प्राणी का होना बोध हो रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इसके अंदर पुरुषवाचक हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। ये आपको पता चलता है। अब पुरुषवाचक के अंदर हमारे पुरुष आते हैं कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसे कह सकते हैं 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो मैं होता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष का मतलब क्या होता है, बात को कहने वाला, बोलने वाला जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है। और यहाँ पे जो आप शब्द आया है ये है सुनने वाला, तो इसको हम कहते हैं मध्यम पुरुष। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष जो होता है, अन्य पुरुष के अंदर हमारे जो शब्द आते हैं वो यह और वह हो जाता है। ठीक है, यह और वह। अब हम कहते हैं अन्य पुरुष क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये जल्दी से कभी कभी हमारा ये पूछ लेता है कि निम्न में से अन्य पुरुष बताओ, निम्न में से उत्तम पुरुष बताओ, या निम्न में से मध्यम पुरुष बताओ। तो आपको पता चल गया, ये ठीक वैसे ही है जैसे आप अंग्रेजी भाषा में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से ये हिंदी में दिया हुआ है। मैं बोलने वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला यानी जिससे बात की जा रही है, जो श्रोता है आप, वो मध्यम पुरुष, और जिसके विषय में बात हो रही है यह और वह, वो अन्य पुरुष के अंदर आ जाता है। ठीक, तो चलो ये बात आपको समझ में आई। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा था निजवाचक। ठीक, तो अब इसमें प्रश्न किस तरह से आ सकता है कि कौन सा सर्वनाम है, रेखांकित करके दे सकता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, या पूछ सकता है कि निजवाचक सर्वनाम बताओ कि इस वाक्य के अंदर आपका निजवाचक सर्वनाम कौन सा है। जैसे वाक्य दिया है आपका, मैं अपने आप चला जाऊंगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि ये जो यहाँ पर शब्द दिया है आप, या हम इसे अपने आप को ले, इस अपने आप का मतलब क्या है, यानी हमने जब निजवाचक की परिभाषा पढ़ी तो हमने जाना कि जो कर्ता कारक जिस शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, कर्ता कारक कौन है, मैं। ठीक है, ये करता है। अब ये जो करता है ये अपने आप यानी स्वयं के लिए इस शब्द का प्रयोग कर रहा है, तो ये ही हमारा क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्या कहलाएगा, निजवाचक। बहुत सिंपल, बहुत आसान है। जब इस आप का अर्थ स्वयं से आए, हम ऐसे कह सकते ना, मैं स्वयं चला जाऊंगा। समझ गए ना? तो बस इतना समझना है आपको। वह अपना काम स्वयं करता है। कई बार ऐसे ना सीधा स्वयं भी लिख देता है यहाँ पर, और आपसे पूछेगा कि इसमें निजवाचक सर्वनाम आपको बताना है, तो वह अपना काम स्वयं करता है, तो ये स्वयं को दर्शा रहा है, तो आप इसे बता सकते हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर आता है। इसमें प्रश्न हमारा ये निश्चयवाचक के लिए है, तो प्रश्न किस तरह से हो सकता है कि कौन सा सर्वनाम है, अब रेखांकित करके कि इसमें कौन सा सर्वनाम है, या आपसे पूछ सकता है कि इस वाक्य के अंदर निश्चयवाचक सर्वनाम बताओ कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो आप कैसे पहचानेंगे, देखो आपको पहचानना है।
निश्चयवाचक के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आता है। अब यहाँ पे गाय संज्ञा है और इस गाय को निश्चित करने के लिए आया है कि यह गाय कल भी आई थी। जो गाय कल आई थी वह कौन सी है? यह है ना। तो ये जो गाय है, इस गाय को निश्चित करने के लिए यह शब्द आया है, तो ये हमारा यह शब्द क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। वह लड़का अभी तक घर नहीं गया है। घर नहीं जाने वाले लड़के को निश्चित करने के लिए कौन सा शब्द आया है? वह। अगर हम इसे ढक के कहें कि लड़का अभी तक घर नहीं गया है, तो इससे हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस लड़के की बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम लिखते हैं वह लड़का अभी तक घर नहीं गया है, तो हम किसी ना किसी को क्या कर रहे हैं? निश्चित कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यह और वह, ये दोनों ही हमारा क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि मैम ये बताइए कि जब आपने पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाया, उसमें यह वह को कैसे अलग करेंगे और इसमें यह वह को। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा ना, तो इस यह वह के तुरंत बाद ना यहाँ पर क्या होगी? संज्ञा होगी। क्या होगी? इस यह वह के बाद तुरंत संज्ञा होगी, जिसको ये फोकस कर रहा है। अगर संज्ञा आ गई तो ये यह वह क्या हो जाता है? निश्चयवाचक हो जाता है। बस इतना आपको समझना है। और जब वो पुरुषवाचक में आता है तो वो यह वह किसी प्राणी के लिए आता है। ठीक, इतना अंतर है दोनों में। अगला यहाँ पर जब हम बात करेंगे, नंबर 4 हमारा आ जाता है, कल आपके घर कोई आया था, अब भाभी बाजार से कुछ लाई हैं। तो यहाँ अगर हम इन वाक्य में देखें और इसे पूछें कि इन वाक्य में रेखांकित शब्द जो दिया है उसमें कौन सा सर्वनाम है, या फिर ये आपसे पूछे कि इसमें आपको बताना है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, ये बताना है, तो आप आराम से पहचान सकते हैं। आपको पता है कि जो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है वो किसी चीज के बारे में हमें बताता तो है, लेकिन निश्चित रूप से नहीं बताता। इसमें हमने उदाहरण देखा था कि जो हमारा शब्द है कोई और एक कुछ, ये दोनों हमारे अनिश्चयवाचक में आते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि कल आपके घर कोई आया था। अब ये बताइए कि जो आया था उसके बारे में आपको निश्चित रूप से पता है क्या? नहीं, आपको इतना पता है कि आया था, पर कौन आया था इसके बारे में निश्चित रूप से नहीं पता। तो अनिश्चित है इसमें। ठीक है, भाभी बाजार से कुछ लाई हैं। कुछ हमको इतना पता है कि लेकर आई हैं, लेकिन क्या लाई हैं हमें ये नहीं पता, तो कुछ लेकर आई हैं। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चयवाचक हमारे सर्वनाम हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक के अंदर आ जाएगा ये दोनों, तो कोई भी और कुछ भी। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर पता चलता है। अगला देखते हैं हम। अगला हमारा यहाँ पर पॉइंट दिया है नंबर 5 पर, हमने देखा प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्न आपको पता है, उसी तरह से प्रश्न बनेंगे। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है, या कहा जाएगा कि इनमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम बताइए। तो आपको पता है कि जो प्रश्नवाचक शब्द है वही हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आसानी से बता देंगे, सोहन के घर कौन आया था, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? कौन। और आपने सुबह क्या खाया था, इसमें प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? तो क्या। और ये आपको पता चल जाता है कि क्या और कौन, ये दोनों ही हमारे जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसानी से पता चल जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट नंबर 6, जिसमें हमने पढ़ा संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध को दिखाते हैं। जैसे हम वाक्य में देखते हैं, यहाँ दिया है जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा। और दूसरा वाक्य, वह लड़का जिसकी यह किताब है आज नहीं आया। अब देखो, परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ सकता है। मान लो आपसे कहा जाए नीचे वाला जो वाक्य देकर कि इस वाक्य के अंदर आपको संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताना है, तो आप समझेंगे कि जो आपने शब्द पढ़ा था जो और सो, तो उसका यौगिक रूप है जिसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऊपर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो और वो, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे? संबंधवाचक हो जाएंगे। तो जब हम संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं तो वो बताता है कि जो शब्द
किसी शब्द को, किसी एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताए या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध बताए, वे शब्द हमारे किस में आते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये कहा है जो परिश्रम करेगा, यानी परिश्रम करेगा इस वाक्यांश का संबंध दिखा रहा है, अवश्य ही सफल होगा, यानी अवश्य सफल हो जाएगा उससे। तो यहाँ पर जो और वो जो शब्द हैं ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रहेंगे। और यहाँ पर वह लड़का जिसकी यह किताब है, तो यहाँ पे लड़का का संबंध, यानी ये जो लड़का है इसका संबंध किताब से दिखाने वाला जो शब्द है वो कौन है? जिसकी। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया? संबंधवाचक हो गया, और ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पर सर्वनाम के बारे में पढ़ा, और उम्मीद करती हूँ आपको ये सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जो हमने यहाँ पर देखा कि प्रयोग के आधार पर या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं, जिसके अंदर हमने जाना पुरुषवाचक, यानी जिसके पीछे किसी प्राणी का बोध होता है, पुरुषवाचक कहलाएगा। निजवाचक, जो शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी संज्ञा को निश्चित करने के लिए आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो निश्चित, जो हमें बताता तो है लेकिन अनिश्चित रूप से बताता है, हमें ठीक से नहीं बताता, वे शब्द हमारे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो शब्द प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और संबंधवाचक सर्वनाम, जो एक पद का दूसरे पद से या एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध दिखाते हैं, वे शब्द हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ सर्वनाम से संबंधित आपको ये जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, और आपको सर्वनाम से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये PDF को लेना चाहते हैं जो मैंने अभी यहाँ पे बनाई है, तो आप लोगों को पता ही है, आपको मेरे एप्लीकेशन में जाना है। एप्लीकेशन का नाम है हिंदी एकेडमी। आप वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और उसमें YouTube PDF आपको जो फोल्डर दिखेगा उसमें आप जाइएगा, वहाँ पे UPSI शॉर्ट ट्रिक के नाम से आपको फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में आपको ये सारी PDF मिल जाएंगी, इससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं उनकी भी, और जो आगे होने वाले हैं उनकी भी। तो चलिए फिर अभी के लिए इतना ही करते हैं, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।